ड्रामा की शुरुआत हमारे हीरो जिन के साथ होती है, जो शिन ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं। उनका सेक्रेटरी उन्हें आज का शेड्यूल बताता है और ये भी कि उनके दादाजी के बहुत सारे फोन आए हैं। जिन अपने सेक्रेटरी से किसी के बारे में पूछता है तो सेक्रेटरी बताता है कि बॉस, आप मिस यूजी के बारे में पूछ रहे हैं। वो तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गेम हॉल गई हैं। लगता है आज वो उन्हें अपने प्यार का इजहार करने वाली हैं। ये सुनते ही जिन फौरन अपने दादाजी को फोन करके कहते हैं कि दादाजी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ कार में बैठकर निकल जाते हैं। सेक्रेटरी पूछता है कि बॉस, कहाँ जाना है? जिन जवाब देते हैं कि अपनी शादी के लिए अपनी होने वाली बीवी को लाने। फिर हमें यूजी के मंगेतर फैन को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा होता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो यूजी के साथ 3 साल से रिश्ते में है, तो क्या वो उसे बहुत पसंद करता है? इस पर फैन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो तो बस यूं परिवार की असली बेटी है। ये शादी सिर्फ हमारी फैमिली के बिजनेस की वजह से तय हुई है और वो थोड़ी बहुत अच्छी दिखती है, इसलिए मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। इस पर उसके दोस्त कहते हैं, तुम तो उसके साथ बिल्कुल भी सच्चे नहीं हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती होगी। उसे तो इतने सारे लड़के पसंद करते थे और उसके पीछे पड़े थे, पर उसने सिर्फ तुम्हें चुना। वाकई तुम कितने कमाल के हो कि उसे भी तुम ही पसंद आए। फैन कहता है, हाँ, मैं हूं ही इतना जबरदस्त, तुम लोगों को पता है, वो मेरी सारी बातें मानती है। मैंने उसे अपने लिए ब्रेसलेट बनाने को कहा तो वो बनाने भी लग गई। मैं अभी उसे फोन करूंगा, यहाँ बुलाऊंगा तो वो मुझे देने भी आ जाएगी। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन यूजी बाहर खड़ी होकर फैन की सारी बातें सुन रही होती है और फिर अंदर आ जाती है। उसके दोस्त तो एकदम शांत हो जाते हैं। फैन उससे कहने लगता है, ये जो 2 लड़कियां हैं ये बस मेरी बहनें हैं, जो मेरे साथ यहाँ गेम खेलने आई हैं। तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो गुस्सा नहीं होगी। यूजी कहती है, हाँ, मैं नहीं होंगी। तभी हम देखते हैं कि जिन बाहर आ चुका होता है और वो इन सब की बातें सुन रहा होता है। फैन यूजी के हाथ में ब्रेसलेट देखता है और कहता है, वैसे तो ये बहुत बेकार दिख रहा है, लेकिन अब तुमने इतनी मेहनत की है और मुझे पसंद करती हो तो मैं तुम्हें हाँ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे पहना सकती हो। ये देखकर जिन अपनी सेक्रेटरी के साथ वहां से चला जाता है। यूजी फैन को ब्रेसलेट नहीं देती है तो वो कहता है, इसका क्या मतलब है? क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? यूजी कहती है, हाँ, मैंने सुन लिया, इसलिए तो मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। और फिर वो ब्रेसलेट छीनकर तोड़ देती है और वहां से चली जाती है। फैन के दोस्त उससे कहने लगते हैं कि वो उसे छोड़कर चली गई, तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं, वो मुझे बहुत पसंद करती है और मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। देखना, मैं अभी 3 तक गिनूंगा और वो मेरे लिए वापस आएगी। वो गिनना शुरू करता है, तभी एक सफाईकर्मी वहां आती है और पूछती है, क्या यहाँ कोई फैन नाम का लड़का है? जो लड़की अभी बाहर गई, उसने मुझे कहा कि वो एक कचरा है, तो क्या मैं उसे कूड़ेदान में डालकर फेंक दूं? ये सुनकर फैन के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। वो उनसे कहता है, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती। देखना, वो रोते हुए मेरे पास वापस आएगी और मुझसे शादी करने के लिए कहेगी। पर हम देखते हैं कि यूजी बाहर जाते हुए उस धोखेबाज से पीछा छुड़ाकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी यूजी गिरने लगती है तो जिन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है। यूजी उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी और शिन ग्रुप कंपनी का सीईओ है और साथ ही उसका होने वाला जीजा है। यूजी उसे थैंक्स करती है। तभी वो उसे बधाई देता है कि तुम्हारा और फैन का ब्रेकअप हो गया। वैसे भी वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं था, इतना बड़ा प्लेबॉय जो हर लड़की के साथ खेलता रहता है। तभी यूजी को फैन का मैसेज आता है, जिसमें वो कह रहा होता है, तुम इतना इतरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है, जब तुम अपने परिवार के पास पहले दिन आई थी तो तुम्हें तुम्हारे भाई ने जो पाइनएप्पल जूस दिया था उससे तुम्हें एलर्जी हो गई थी। वो उन लोगों ने जानबूझकर किया था और तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हें बिल्कुल नहीं मानता, वो अपनी नकली बेटी को मानते हैं। मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं चाहेगा, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। यूजी ये मैसेज देखकर उदास हो जाती है और जिन से कहती है, मुझे कुछ काम है, मैं घर जा रही हूँ। यूजी के जाते ही जिनका सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है, बॉस, आपने जानबूझकर मिस यूजी को गिराने की कोशिश की ताकि आप उन्हें पकड़ सके, है ना? अब क्या हम कंपनी चले? जिन कहता है, नहीं, अब हम यूजी के घर चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यूजी अपने घर पहुंचती है, उसका परिवार उसका ही इंतजार कर रहा होता है। उसके डैड गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं, आखिर तुमने फैन से ब्रेकअप कैसे किया? अभी इसी वक्त उसे फोन करो और माफी मांगो। यूजी की माँ भी उससे कहने लगती है, तुम्हारे डैड क्या कह रहे हैं, सुना ना? कुछ ही दिनों में तुम्हारी और फैन की शादी हो जाएगी, तो ये सब हरकतें क्यों कर रही हो? यूजी उन लोगों से कहती है, आप लोग जबरदस्ती मेरी ये शादी करवा रहे हैं सिर्फ अपनी कंपनी के फायदे के लिए, जबकि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं वो फैन कितना बड़ा प्लेबॉय है, फिर भी आप अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, तो मैं भी आप लोगों के बारे में क्यों सोचूं? तभी यूजी का छोटा भाई लियो उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है, हमें नहीं पता कि तुम इस फैन से ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्योंकि हमारी फैमिली की सगाई इस शहर के सबसे अमीर आदमी मिस्टर शी के साथ तय है, तो तुम हमारी फैमिली की असली बेटी होने का फायदा उठाकर उसी अमीर आदमी से शादी करने के लिए ये सब कर रही हो।
फिर यूजी का बड़ा भाई नो उससे कहता है, तुम्हारी शादी उस मिस्टर शी से बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सोच रखा है कि हम शाओ की शादी उससे करवाएंगे। यूजी कहती है, मैंने फैन से शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कही थी क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि आप लोग मुझे असली परिवार की तरह समझेंगे, पर मुझे पता चला कि आपने पहले दिन ही मुझे जानबूझकर पाइनएप्पल जूस दिया था ताकि मुझे एलर्जी हो जाए। इस पर उसका छोटा भाई लियो कहता है, सिर्फ एलर्जी ही तो हुई थी, तुम मरी तो नहीं थी ना। मैं और भाई तुम्हें बस ये एहसास दिलाना चाहते थे कि तुम इस परिवार की असली बेटी हो तो क्या हुआ। अगर तुम शाओ को परेशान करोगी ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम उसे अपनी असली बहन मानते हैं। यूजी कहती है, हाँ, आप लोग उसे इतना अपनी असली बहन मानते हैं कि जब वो बीमार थी तो आपने उसके लिए मुझे कॉलेज से भी 1 साल की छुट्टी दिलवा दी, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा करूं, और फिर आप लोगों ने मेरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर भी मार दिया। इस पर यूजी के मम्मी पापा उससे कहने लगते हैं, तुम्हारी बहन बीमार थी तो अगर तुम उसके सामने अच्छे नंबर लाती तो उसे बुरा लगता ना। तुम्हें एक बहन होने के नाते ये सब अच्छे से समझना चाहिए। फिर उसकी माँ भी कहने लगती है, हम तुम्हारी शादी उस मिस्टर जिन से इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है कि वो फैन कितना अच्छा है, और उससे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। यूजी कहती है, अगर इतनी ही बड़ी खुशकिस्मती है तो क्यों ना आप ही उस फैन से शादी कर लो। ये सुनते ही यूजी के डैड उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं, ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर किस तरह की बेटी हो तुम, हमें तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए। इस पर यूजी भी कह देती है, मुझे भी आपकी तरह डैड नहीं चाहिए, न आपकी तरह माँ चाहिए, और न ही ऐसे भाई चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके परिवार के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर रही हूँ। जब यूजी के डैड उसे फिर से थप्पड़ मारने जाते हैं तो वो उनका हाथ रोक देती है। फिर वो अपना सामान लेकर वहां से जाने लगती है। शाओ जल्दी से उसे रोकती है, बहन, तुम मेरी वजह से यहाँ से मत जाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी ही सबसे अमीर आदमी मिस्टर जिन से होनी चाहिए, मेरी नहीं। यूजी के भाई कहने लगते हैं, तुम आखिर इससे ऐसे क्यों बात कर रही हो, ये इतनी अच्छी नहीं है और तुम बहुत अच्छी हो, और तुम ही उस मिस्टर जिनसे शादी के लायक हो। यूजी की माँ भी कहती है, तुम हमारी असली बेटी नहीं हो तो क्या हुआ शाओ, मैं तुम्हारी शादी ही मिस्टर जिन से करवाऊंगी। शाओ कहती है, लेकिन बहन तो इस परिवार की असली बेटी है और वो वापस आ गई तो फिर मेरी शादी कैसे होगी। यूजी के डैड गुस्से में कह देते हैं, हम इस लड़की को यहाँ वापस कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर यूजी भी कहती है, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे आप जैसी फैमिली चाहिए, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। और फिर यूजी गुस्से में वहां से चली जाती है। शाओ बहुत खुश होने लगती है और सोचती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकलवा दिया और अब तुम्हारा परिवार भी मेरा है और तुम्हारा मंगेतर भी। हम देखते हैं कि जैसे ही यूजी बाहर निकलती है तभी बारिश होने लगती है। इतने में जिन अपनी कार से वहां आता है और वो यूजी के पास छाता लेकर पहुंच जाता है। यूजी उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, और क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया। यूजी ये सब सुनकर पुरानी बातें याद करने लगती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो अपने असली परिवार के पास वापस आई थी तो वो लोग उसे अच्छे से नहीं मानते थे, और उनकी वजह से चाहे वो नौकरानी हो, स्कूल के टीचर हो या उसका मंगेतर फैन हो, सब उससे यही कहते थे कि जरूर उसकी ही कोई गलती होगी, तभी उसका परिवार उसे पसंद नहीं करता। यूजी ये सब याद करते हुए सोचती है कि आज तक उसकी जिंदगी में जो भी इंसान आया सबने बस उसे ही दोषी ठहराया, लेकिन जिन ही अकेला ऐसा इंसान है जिसने उसकी परवाह की। फिर वो जिनसे कहती है, अब मेरा इस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जिन ये सुनकर उसे बधाई देने लगता है, तुम्हें इस परिवार से आज़ादी मिली। फिर वो यूजी को बताता है कि वो यहाँ अपनी शादी के बारे में बात करने आया था। यूजी कहती है, ठीक है, फिर तुम अंदर जाओ, और वो वहां से जाने लगती है तो जिन जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। वो कहता है, लगता है मैंने तुम्हें साफ साफ नहीं बताया, मैं यहाँ तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि मेरी मंगेतर शुरू से ही तुम हो। यूजी कहती है, लेकिन मेरे परिवार ने तो मुझे बताया कि तुम्हारी और शाओ की सगाई तय है। इस पर जिन कहता है, ये लोग होते कौन हैं जो मेरी शादी के बारे में तय करेंगे, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा और फैन का ब्रेकअप न हुआ होता तो फिर तो मैं तुम दोनों के बीच में तीसरा इंसान बन जाता। यूजी कहती है, वैसे तो मेरा और फैन का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम इस सगाई के लिए इतना गंभीर क्यों हो। जिन उसे बताता है, मैं तो शुरू से ही बहुत गंभीर था, लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम मेरे साथ अपनी सगाई तोड़ रही हो। यूजी मन में सोचती है कि उसके परिवार ने उसे ऐसा बोलने के लिए मजबूर किया था। जिन उसे बताता है, मेरे दादाजी ने तुम्हारे दादाजी के साथ हमारी सगाई तय की थी, यानी कि यू परिवार की असली बेटी के साथ, जो कि तुम हो। तो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम शादी कर लेते हैं और फिर 1 साल बाद हम तलाक ले लेंगे और तुम मेरी आधी जायदाद भी ले लेना। यूजी ये सब सुनकर सोचने लगती है, अपनी इस फैमिली के साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म करना है। फिर वो जिनको हाँ कह देती है और कहती है, ठीक है, हम शादी कर लेते हैं, लेकिन तलाक के बाद मुझे आपकी कोई जायदाद नहीं चाहिए।
बस आप मेरी मदद कर दो मेरी फैमिली से मेरा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन निकलवाने में। मुझे अब इस फैमिली के साथ सच में कोई रिश्ता नहीं रखना। जिम कहता है ठीक है। फिर दोनों ही कोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी यूजी को फैन के मैसेज आने लगते हैं। वो कहता है तुम अभी तक मेरे पास वापस नहीं आई, देखो जल्दी से मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगी। उसका मैसेज देखकर यूजी उसे ब्लॉक कर देती है और जिन से कहती है किसी बेकार इंसान का मैसेज आया था, तो चलो हम अपना जरूरी काम करते हैं। और फिर दोनों ही शादी के सर्टिफिकेट के लिए अपनी तस्वीरें भी लेते हैं। यूजी सोच रही होती है कि कल तक ये आदमी उसका जीजा बनने वाला था और आज उसका पति बन गया। फिर दोनों ही बाहर आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे होते हैं। तभी जिन उससे कहता है हम अपना नंबर बदल लेते हैं ताकि मैं तुम्हें फोन कर सकूं। और फिर वो उसे वाइफ के नाम से सेव कर लेता है और कहता है मुझे हमारे मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो लेनी है क्योंकि कोई है जो ये देखना चाहता है। फिर वो अपनी और यूजी के साथ मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो भी ले लेता है और अपने भाई चैन को भेज देता है और कहता है तू मेरी शादी होती देखना चाहता था ना, तो ये देख ले। जिनका भाई चैन बहुत हैरान होता है। फिर जिन यूजी को अपने घर ले आता है और हाउसकीपर से कहकर उसके लिए जरूरत का सारा सामान मंगवाता है, साथ ही उसके कपड़े, बैग और गहने भी। यूजी देखती है कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो कपल्स वाली हैं, तो इस बारे में वो जिनसे पूछती है तो वो कहता है कि ये सारी व्यवस्था हाउसकीपर अंकल ने की है। लेकिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सारी कपल वाली चीजों के लिए जिन ने ही कहा था, तभी हाउसकीपर ने ये सब किया था। लेकिन यूजी तो बहुत हैरान हो रही होती है। हाउसकीपर अंकल इतनी ज्यादा उम्र में भी इतने फैशनेबल हैं। फिर जिन उससे कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो चलो डिनर करते हैं। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और जिन उससे कहने लगता है क्या तुम्हें खाना पसंद आया, तुम्हें जो भी खाना हो तुम बता सकती हो। यूजी कहती है मुझे सब चलता है, और वो बस अपनी एलर्जी के बारे में बताने ही वाली होती है कि वो पाइनएप्पल नहीं खा सकती। तभी उसके बोलने से पहले ही जिन कह देता है तुम्हें पाइनएप्पल से एलर्जी है, वो चीज यहाँ कभी नहीं आएगी, इसकी तुम फिक्र मत करना। यूजी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि जिनको इस बारे में पहले से ही पता है पाइनएप्पल से एलर्जी है। दूसरी तरफ यूजी का पूरा परिवार बारी बारी उसे फोन लगा रहा होता है, पर उसने उन सभी को ब्लॉक कर रखा होता है, इसलिए किसी का भी फोन नहीं लगता। ये सभी हैरान हो जाते हैं। फैन भी वहां आया होता है और कहता है नहीं, तुम लोगों को तो ब्लॉक कर सकती है लेकिन मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती, वो मुझे बहुत पसंद करती है। फैन उसे फोन लगाने वाला होता है, तभी उसकी किसी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, तो वो बहाना करके चला जाता है कि उसे काम है। यूजी के मम्मी पापा सोचने लगते हैं कि इसे तो पता ही नहीं है कि यूजी इससे शादी करना ही नहीं चाहती, अब हम क्या करेंगे। तभी यूजी के भाई हान को एक आइडिया आता है कि उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन हमारे पास है, इसलिए वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। हम उसकी शादी फैन से करवाकर ही रहेंगे और उसे मानना ही पड़ेगा। ये लोग खुश हो जाते हैं, पर तभी उन्हें खबर मिलती है कि डिजाइनर विनी ने उन लोगों के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये लोग घबरा जाते हैं कि उस सीक्रेट डिजाइनर की वजह से उनकी कंपनी का काम इतना अच्छा चल रहा था और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही थीं, लेकिन अगर उसने ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो कौन उनके साथ काम करेगा, और फिर ये लोग तो दिवालिया हो जाएंगे। माँ और डैड तुरंत इन लोगों को उस डिजाइनर से मिलकर बात करने के लिए कहते हैं कि शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसे कैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। तो हान कहता है कि अभी तो हम लोग उससे मिले भी नहीं हैं, उस डिजाइनर के साथ सारा काम सीक्रेट तरीके से चल रहा था। फिर वो तुरंत ही उसे मैसेज करने लगता है, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो, लेकिन हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मत खत्म करो। और ये डिजाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि यूजी होती है। उसे अपने भाई हान के मैसेज आ रहे होते हैं, तो वो गुस्से में उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर वो अपने किसी टीचर को फोन करके एक मशहूर डिजाइन मुकाबले में हिस्सा ले रही होती है, और वो भी डिजाइनर विनी के ही नाम से। अब तभी जिन वहां आता है और वो यूजी को बताता है कि सारे रूम के बेड के गद्दे खराब हो चुके हैं, तो आज सिर्फ एक ही कमरा बचा है, दोनों को एक ही बिस्तर शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। फिर कमरे में आने के बाद यूजी उसे देखते हुए सोचती है कि इसके मसल्स तो कितने अच्छे हैं, बस मुझे इन्हें छूने को मिल जाता तो और भी अच्छा लगता। फिर वो खुद को समझाती है कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। इसके बाद जब यूजी नहाकर बाहर आती है तो जिन उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे अंगूठी पहनाने लगता है कि अब हमारी शादी हो गई है तो अंगूठी तो बनती ही थी, और ये तो अभी सिर्फ काम चलाओ अंगूठी है, मैंने हमारी शादी की अंगूठी बनाने के लिए दे रखी है और वो 2 दिन में बन जाएगी। यूजी उससे कहती है कि तुम इतना गंभीर क्यों हो रहे हो, हमारी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना, और 1 साल बाद हम तलाक लेने वाले हैं, तो यही अंगूठी मेरे लिए काफी है। जिन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम समझौता करने का सोचना भी मत, मैं तुम्हें सारी अच्छी चीजें देना चाहता हूँ। यूजी ये सुनकर शर्माने लगती है और जल्दी से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है, और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अगले दिन यूजी जब कॉलेज में होती है तो अपनी शादी की अंगूठी देखकर खुश होती है।
तभी फैन यहीं पर उसका इंतजार कर रहा होता है और वो उसे नजरअंदाज करके जाने लगती है, तो वो उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहने लगता है, मैं बाहर चाहे जितनी भी फ्लर्टिंग कर लूं, मेरी बीवी तो तुम ही बनोगी, इसलिए ये सब नाटक मत करो। और देखो, कल जो तुमने ब्रेसलेट तोड़ा था ये मैंने बना दिया है, अब तो मान जाओ। यूजी भी उससे कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ और मैं गंभीर हूँ, और वो जाने लगती है। तब भी वो उसका हाथ पकड़कर रोक रहा होता है। फिर वो उसकी अंगूठी देख लेता है और कहता है, ये क्या है? यूजी कहती है, दिखता नहीं है तुम्हें, ये शादी की अंगूठी है। और फिर उससे अपना पीछा छुड़ाकर वो वहां से चली जाती है। पर फैन को यहाँ यकीन नहीं हो रहा होता है। वो सोचता है कि कल ही तो इसने मुझसे ब्रेकअप किया था, तो इतनी जल्दी शादी कैसे कर लेगी? जरूर झूठ बोल रही है। फिर जैसे ही यूजी बाहर निकलती है तो जिन उसे अपनी कार से लेने आया होता है। यूजी बहुत खुश होती है कि पहले कभी कोई उसे लेने नहीं आया और आज पहली बार है। फिर जब वो कार में बैठती है तो जिन उसका सीट बेल्ट लगाने में भी मदद करता है और पूछता है, क्या तुम्हें कॉलेज में अच्छा लगा? यूजी कहती है, सब अच्छा था, बस फैन को छोड़कर। जिन कहता है, क्या फैन तुमसे कॉलेज में मिलने आया था? तो वो हाँ कहती है। फिर जिन कहता है, मेरी तरफ देखो और मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुम फैन को पसंद करती हो? तो वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जिन कहता है, मैंने सुना था कि तुम्हें बहुत सारे लड़के पसंद करते थे और तुम्हारे पीछे लगे थे, पर तुमने सिर्फ फैन को ही हाँ कही। यूजी बताती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती, उसे हाँ कहने की वजह सिर्फ मेरा परिवार था। उन लोगों को ही फैन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना था और इसी वजह से मुझे हाँ कहना पड़ा, नहीं तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वैसे अब तुम्हें यह जानने के बाद लग रहा होगा ना कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, जो अपने परिवार का प्यार पाने के लिए खुद को इस तरह से कुर्बान करने को तैयार हो गई थी, लेकिन आखिर में मेरा ही बेवकूफ़ बनाया गया। जिन उसे सांत्वना देता है, तुम्हें कभी भी दूसरों के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है ना, वो हमेशा तुमसे प्यार करेगा। और वैसे तुम ये बताओ कि तुम फैन को पसंद नहीं करती तो तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? यूजी कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तलाक के बाद मुझे किसी अच्छे लड़के से मिलवाने का सोच रहे हो? जिन कहता है, मैं चाहता हूं कि तलाक का वक्त आने से पहले मेरी बीवी मेरे लिए सिंगल रहे। यूजी कहती है, इस बात की तुम फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों इस शादी में हैं मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। जिन भी उससे यही कहता है, तुम भी इस बात की फिक्र मत करना, तुम्हारे रहते हुए मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आएगी। और मन में सोचता है कि वो कभी नहीं आएगी। फिर यहाँ पर वो यूजी से पूछती है, तुम अचानक से मुझे लेने कैसे आ गए? इतने समय तो तुम्हें अपनी कंपनी में काम करना चाहिए था ना? जिन बताता है कि जरूरी काम आ गया, इसलिए आना ही पड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी विदेश से जल्दी आ गए हैं, सिर्फ अपनी पोते की बहू को देखने के लिए। यूजी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो इतनी जल्दी उसके परिवार से मिलने जा रही है। फिर हम देखते हैं कि मॉल में यूजी का पूरा परिवार खरीदारी पर गया हुआ है और हम देखते हैं कि यूजी और जिन भी यहाँ साथ में खरीदारी पर आए हैं, क्योंकि यूजी को दादाजी के लिए बहुत सारे तोहफे वगैरह लेने होते हैं, क्योंकि वो पहली बार उनसे मिलने जा रही है और बहुत घबराई हुई है। इतने में जिनको दादाजी का फोन आने लगता है। वो साइड में चला जाता है बात करने के लिए और तभी यूजी का परिवार उसे देख लेता है। शाओ अच्छी बनने का नाटक करते हुए यूजी से पूछने लगती है, बहन तुम कल रात कहाँ थी? मम्मी पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। यूजी उससे कहती है, तुम चुप बैठो। इस पर उसका भाई लियो उस पर चिल्लाने लगता है, शाओ तुम्हारी परवाह कर रही है और तुम उससे बदतमीजी कर रही हो। लगता है तुम्हारा भाई होने के नाते मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। ऐसा कहकर वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है तो यूजी उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें अपने आप को मेरा भाई कहते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम मुझे एलर्जी कराने के लिए जानबूझकर मुझे पाइनएप्पल का जूस दे रहे थे। वो कहता है, तुम्हें सिर्फ एलर्जी हुई है ना, तुम मरी तो नहीं हो। यह सुनकर यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। लियो उस पर चिल्लाता है, तुम ये क्या कर रही हो? तो यूजी कहती है, तुम मरे तो नहीं हो, तो बस एक थप्पड़ पर इतना क्या गुस्सा कर रहे हो? फिर उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी हो। और फिर यूजी के डैड भी उसे बातें सुना रहे होते हैं। तो यूजी उन दोनों से कहती है, आप लोग मेरे मम्मी पापा बनने के लायक नहीं हो, जो अपनी खुद की बेटी की शादी उस फैन से करवाना चाहते थे, जो कि एक बहुत बड़ा कचरा है। और फिर यूजी उन लोगों को बातें सुनाकर जा रही होती है और तभी उसका भाई पीछे से कहने लगता है, तुम हमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। अभी भी हमारे पास तुम्हारा हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन है और तुम्हें फैन से शादी करनी होगी। और फिर वे लोग वापस अपनी खरीदारी जारी रखने चले जाते हैं। फिर यूजी जिनके पास पहुंचती है तो वो उससे कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? यूजी कहती है, कुछ नहीं, बस कुछ कचरा साफ करके आ रही हूं इसलिए। तो चलो अब हम तुम्हारे दादाजी से मिलने चलते हैं। फिर दूसरी तरफ हम जिनके दादाजी को देखते हैं, जो अपनी पोते की बहू के आने की खुशी में तैयारियां वगैरह कर रहे होते हैं। जैसे ही फिर नौकरानी उन्हें बताती है तो वे घर भी पहुंच जाते हैं उन लोगों से मिलने के लिए। और फिर जिन बताता है, दादाजी ये मेरी बीवी है, आपकी पोते की बहू। फिर वो दादाजी को हेलो कहती है और दादाजी उससे कहते हैं, चलो जल्दी से अंदर चलकर बात करते हैं।
फिर जिनका भाई चैन भी यहाँ पर यूजी से मिलने आता है और उससे सिस्टर इन लॉ कहते हुए हेलो बोलता है और वो यूजी से कहता है, सिस्टर इन लॉ, मैंने आपका इतना नाम सुना है कि मेरे भाई की शादी आपसे हुई है, ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। यूजी पूछती है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो मन में सोचता है कि आप मेरे भाई का पहला और इकलौता क्रश हो तो मैं कैसे नहीं जानूंगा। फिर यहाँ पर दादाजी यूजी से उसके परिवार के बारे में बात करने लगते हैं कि उन लोगों ने उसे परेशान किया है ना, तो ये लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। यूजी ये सुनकर उदास हो जाती है तो जिन कहता है, मेरी बीवी थक गई है तो अंदर चलते हैं। और फिर चैन यूजी को ऑक्शन में लाई हुई कोई अच्छी किस्मत वाली चीज दे रहा होता है कि आगे की जिंदगी उसकी अच्छी रहे। यूजी जिनके परिवार के अच्छे बर्ताव को देखकर अपने परिवार के बारे में सोचने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब यूजी पहली बार अपने परिवार के साथ रहने गई थी तभी वे लोग शाओ के साथ अपनी फैमिली फोटोज खिंचवाने में व्यस्त थे और उसे देखकर भी फोटो में लेने तक के लिए नहीं पूछते। अब वो सोचती है कि परिवार होना इस तरह का होता है, ये मुझे आज पता चल रहा है। फिर दादाजी कहने लगते हैं, अच्छा हुआ तुम दोनों ने शादी कर ली, तुम लोग तो परफेक्ट मैच हो। ये बताओ कि क्या तुम दोनों को पहली नजर में प्यार हो गया था? तो चैन कहने लगता है, दादाजी भूल गए क्या, भाई तो सिस्टर इन लॉ को 8 साल से पसंद करते हैं। ये सुनते ही यूजी इस पर मना करने वाली होती है, लेकिन तभी जिन कहता है, दादाजी चैन बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसे 8 साल से पसंद करता हूँ और हमारा कोई पहली नजर वाला प्यार नहीं हुआ है, ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। फिर दादाजी यूजी को बताते हैं कि तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या हुआ, हमारे परिवार की कुछ शर्तें हैं जो मैं पूरी करूंगा, तो मैं अभी तुम लोगों को तुम्हारी शादी का तोहफा दूंगा और वो अभी आते ही होंगे। तभी इतने में नौकरानी आकर बताती है कि मिस यूजी का परिवार बाहर आया हुआ है यहाँ शादी के लिए प्रस्ताव लेकर। यह सुनकर दादाजी को गुस्सा आ जाता है, क्या उन लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? फिर वे यूजी से पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो? तो यूजी मना करती है। ग्रैंडपा फिर नौकरानी से कह देते हैं कि उन लोगों को घर के अंदर मत आने देना। फिर हम देखते हैं यूजी के पूरे परिवार को, जो सोच रहे होते हैं कि हमने मिस्टर यू को इस बारे में बताया भी नहीं कि हम यहाँ शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और अचानक से आ गए। तो वे लोग कहते हैं कि वैसे भी दोनों परिवारों के बीच की शादी पहले से ही तय थी, तो फिर इसमें गलत क्या है? तभी नौकरानी उन लोगों को रोक लेती है कि इन लोगों का अंदर जाना मना है, क्योंकि यू परिवार के बेटे की शादी हो चुकी है और दुल्हन का शगुन लेकर जाया जा रहा है। ये सुनकर वे लोग चौंक जाते हैं और तभी उन लोगों को चैन की कार दिखती है, तो वे लोग सोचते हैं कि अच्छा, यू परिवार के छोटे बेटे चैन ने शादी कर ली है और ये लोग उसकी रस्में ही निभा रहे होंगे। फिर ये लोग इस बात का बुरा नहीं मानते और कहते हैं कि हम अगली बार जरूर जाएंगे, और ये लोग खुश होने लगते हैं कि हमें तो इससे भी ज्यादा दुल्हन का शगुन मिलेगा। फिर यहाँ घर पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा फोन पर बात करने चले जाते हैं और जिन यहाँ पर यूजी का ख्याल रख रहा होता है उसे चाय देता है, फिर उसके लिए संतरे भी छील रहा होता है। तभी ये सब देखते हुए चैन इन दोनों की कहानी के बारे में जानना चाहता है, तो वो यूजी से कहता है, सिस्टर इन लॉ चलो बात करते हैं। सिस्टर इन लॉ, आप ये तो जानती होंगी ना कि भाई और आप दोनों एक ही स्कूल में थे? यूजी कहती है, हाँ मुझे पता है। फिर यूजी याद करने लगती है कि कैसे हाई स्कूल के समय में उसने जिन के बारे में सुना था कि उसने किसी के साथ बहुत बड़ी लड़ाई की थी, जिसकी वजह से उसके बारे में स्कूल में नोटिस भी लगा था, और फिर उसने इनाम के समय देखा था कि वो तो स्कूल का टॉपर भी था जिसे इनाम भी मिल रहा था, तो वो सोचती है कि वो स्कूल का अच्छा स्टूडेंट भी है और बुरा भी। फिर यहाँ पर चैन पूछने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, क्या आप जानती हैं कि भाई को स्कूल से निकाला क्यों गया था? यूजी कहती है, लड़ाई की वजह से ना। तो फिर वो उसे बताने वाला होता है, पर तभी जिन उसे रोक देता है। फिर भी चैन दूसरी और चीजें बताने लगता है कि उसने और क्या क्या चीजें की थी, जैसे कि उसने स्कूल के बाहर की बत्ती भी ठीक की थी। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने खास तौर पर ये यूजी के लिए किया होता है, पर यूजी को तो पता ही नहीं होता और वो बहुत खुश हो रही होती है। चैन बताता है कि उसने स्कूल के पेंटिंग क्लब में भी पैसे लगाए थे। यूजी ये सुनकर खुश होती है, जिन इतना अच्छा था। यहाँ पर चैन बताना चाह रहा होता है कि ये सब उसने यूजी के लिए किया था, पर जिन उसे बताने नहीं देता और चुप करा देता है और उससे कहता है कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है ना, तो चलो हम लोग कमरे में चलकर बात करते हैं, और वो उसे कमरा दिखाने के लिए लेकर जाता है। चैन सोचता है कि भाई अगर ऐसे ही करेंगे तो सिस्टर इन लॉ को कभी पता ही नहीं चलेगा कि वही उनकी क्रश थी। फिर यूजी जिनके कमरे में आने के बाद उसका एल्बम देख रही होती है और उसकी बचपन की फोटोज देखकर कहती है, तुम तो बहुत ही प्यारे थे। इस पर जिन कहता है, क्या अब मैं प्यारा नहीं हूं? तो यूजी कहती है, तुम अब अच्छे दिखते हो। तो वो खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी पहली बार मेरी तारीफ कर रही है, और फिर जिन इस चीज को अपनी डायरी में लिख लेता है। ये देखकर यूजी हैरान हो जाती है कि वो डायरी भी लिखता है। तभी उसे उसके एक कर्मचारी का फोन आता है कि उसकी दुकान शुरू हो रही है, तो वो कब आएगी? यूजी कहती है कि मैं कल आती हूँ। फिर जिन उससे पूछता है कि ये क्या है, तो यूजी उसे बताने लगती है कि मैं खुद का डिजाइन स्टूडियो खोल रही हूँ और अपने परिवार को छोड़ने के बाद मैं अपनी खुद की जिंदगी शुरू कर रही हूँ। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह से समर्थन दूंगा,
और फिर रात में हम देखते हैं कि जिन अपने सहायक से बात करके यूजी के स्टूडियो के लिए पहले ही दिन में 300 मिलियन निवेश करने के लिए कह रहा होता है। फिर वो यूजी के पास उसकी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक लेकर जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे लेने जाती है, तभी उसके ऊपर गिर जाती है। फिर जिन कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल करना था। जब तुम 16 की उम्र में अपने असली परिवार के पास आई थी तो तुमने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था, आखिर ऐसा क्यों? यूजी उसे बताती है कि जब मैं अपने गोद लिए हुए माता पिता को छोड़कर अपने इस असली परिवार के पास आ रही थी तो मैं बहुत खुश थी कि असली परिवार का प्यार कैसा होता होगा। इन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़कर फैन से शादी कर लूं तो फिर वे लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, तो मैंने भी हाँ कह दी थी। इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ सगाई करने से मना कर दिया था। फिर वो उसे समझाता है कि तुम्हें उनकी वजह से उदास होने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं। और बधाई हो, तुम्हें अब अपने इस परिवार से आज़ादी मिल चुकी है। यूजी बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो। तो वो सोचता है कि मैं सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि वो इंसान बनना चाहता हूं जिससे तुम प्यार करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी का परिवार इस बारे में परेशान हो रहा होता है। उन लोगों का अगला प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होने वाला है और अगर डिजाइनर विनी के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर ये लोग ग्राहकों को क्या जवाब देंगे? तभी हान कहता है, डैड आप मुझ पर छोड़ो, मैं कोई हल निकालता हूँ। तभी फैन वहां आ जाता है और पूछता है, यूजी कहाँ है? आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि उसकी और मेरी शादी हो? तो ये लोग कहते हैं, फिक्र मत करो, हमारे पास उसका हाउस होल्ड रजिस्टर है और अभी हम तुम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं, फिर तो उसे बात माननी ही पड़ेगी। फिर वे लोग नौकरानी से कहकर हाउस होल्ड रजिस्टर मंगवाते हैं, पर नौकरानी बताती है कि वो घर पर है ही नहीं। फिर ये लोग समझ जाते हैं कि यूजी उसे पहले ही लेकर चली गई। फिर ये लोग तुरंत यूजी का पता लगाने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो अपना खुद का डिजाइन स्टूडियो खोल रही है। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। फिर फैन उन लोगों से कह देता है, मैं नहीं जानता, अगर 3 दिन के अंदर आप लोगों ने मेरी और यूजी की शादी का इंतजाम नहीं करवाया तो मैं आप लोगों के परिवार को दिवालिया कर दूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर ये लोग काफी परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि हम अपने अगले प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट के लिए शाओ का नाम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी तो बहुत अच्छी डिजाइनर है। शाओ कहती है, हाँ आप लोग फिक्र मत करो। फिर इसके बाद ये लोग अपने इवेंट में सभी को ये बता रहे होते हैं कि ये जो सारे डिजाइन वे लोग दिखा रहे हैं ये डिजाइनर विनी के ही हैं। और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वे लोग सवाल करने लगते हैं कि क्या ये सच में डिजाइनर विनी के हैं? तो फिर हान को सच बताना पड़ता है कि ये असल में शाओ के डिजाइन है और ये भी तो बहुत अच्छी डिजाइनर है और अभी डिजाइनर विनी बीमार है इसलिए उसने कुछ भी डिजाइन नहीं किया। फिर ये सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसी बात थी तो हमें पहले बताना चाहिए था, हम सिर्फ डिजाइनर विनी के ड्रेस यहाँ देखने आए थे। फिर ये सभी वहां से जाने लगते हैं तो हान जल्दी से उन लोगों को रोकता है कि आज यहाँ पर एक खास मेहमान भी आने वाला है जो कि मिस्टर जिन है, शिन ग्रुप कंपनी के सीईओ। ये सुनकर लोग रुक जाते हैं क्योंकि हर कोई उसे देखना चाहता है। फिर भी सभी लोग एक पोस्ट देख लेते हैं कि शिन ग्रुप कंपनी का सीईओ तो किसी नए स्टूडियो की ओपनिंग के लिए जा रहा है और वो यहाँ पर नहीं आएगा, वो तो वहां की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाला है। तो ये लोग ये पोस्ट देखने के बाद तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं उसे देखने के लिए। फिर यूजी के दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वे कहते हैं कि चलो हम लोग भी चलकर देखते हैं कि यूजी अपना स्टूडियो कैसे खोलती है। फिर चैन यूजी के पास पहुंचकर उससे कहता है, सिस्टर इन लॉ आप गुस्सा तो नहीं हो गई है ना? मैंने आपका स्टूडियो प्रमोट करने के लिए वो पोस्ट कर दिया कि भाई आपके स्टूडियो की ओपनिंग के लिए जाने वाले हैं। यूजी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी मदद कर रहे हो तो मैं तो तुम्हें धन्यवाद करना चाहूंगी। फिर वो अपने स्टूडियो की ओपनिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाती है और जब वो सभी को यहाँ पर अपनी डिजाइन की हुई ड्रेसेस दिखाती है तो उन लोगों को उसकी ड्रेसेस बहुत पसंद आती हैं। पर तभी यहाँ पर यूजी के दोनों भाई शाओ को लेकर पहुंच जाते हैं और यूजी पर डिजाइन चोरी का इल्जाम लगाने लगते हैं और कहते हैं, तुम जो ये ड्रेस दिखा रही हो इसे देखकर ही पता चल रहा है कि इसे डिजाइनर विनी ने डिजाइन किया है और वो तो हमारे साथ काम कर रही है, तो तुम हमारे डिजाइनर की ड्रेस कैसे चोरी कर सकती हो? फिर सभी लोग भी बातें करने लगते हैं कि हाँ ये सारी डिजाइन की हुई ड्रेसेस डिजाइनर विनी की ही लग रही हैं और फिर ये सभी यूजी को माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं कि आखिर वो इतनी बड़ी डिजाइनर की ड्रेस कैसे चोरी कर सकती है। पर तभी यहाँ पर फैन आ जाता है और वो यूजी के भाई से कहने लगता है कि आप लोग मेरी होने वाली बीवी को ऐसे परेशान मत करो। यूजी यहाँ पर साफ कह देती है, मैं कोई मिस्टर फैन की बीवी नहीं हूँ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ड्रेसेस सच में डिजाइनर विनी ने डिजाइन की हैं और वो अब मेरे स्टूडियो के लिए काम कर रही है। पर उसका भाई हान और शाओ इस बात पर यकीन नहीं कर रहे होते और कहते हैं कि वो झूठ कह रही है। तभी इतने में यहाँ पर सीक्रेट कंपनी के बॉस आते हैं और कहने लगते हैं कि वे लोग अपनी कंपनी की तरफ से उसके स्टूडियो में 300 मिलियन निवेश कर रहे हैं। हान कहने लगता है कि ये सब बस तुम्हारा झूठ है। तो यूजी कहती है कि ठीक है, अब डिजाइनर विनी ही तुम लोगों को बताएगी कि सच क्या है।
फिर तुरंत ही डिजाइनर विनी का पोस्ट वीप पर आ जाता है और सभी लोग देखते हैं कि उसने पोस्ट किया होता है कि वो सच में इसके स्टूडियो के साथ काम कर रही है। हान भी ये पोस्ट देखकर हैरान हो जाता है कि डिजाइनर विनी ने उन लोगों की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और अब किसी और के साथ काम कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जिनको देखते हैं जो अपने भाई चैन के साथ खड़े होकर ये सब देख रहा होता है। चैन उससे पूछता है, भाई आप अंदर नहीं जाएंगे? तो वो कहता है, नहीं, मैं यूजी को जो करना चाहे उसे करने दूंगा, और ये बोलकर वो चला जाता है। चैन सोचता है कि भाई ने तो अपने सीक्रेट क्रश को इतना राज रखा हुआ है कि उनकी इतनी मदद करने के बाद भी ये सिस्टर इन लॉ को बिल्कुल पता ही नहीं चलने दे रहे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी ग्राहक यूजी के डिजाइन किए हुए कपड़े खरीदने लगते हैं, तो उसका काफी फायदा हो जाता है। फिर इसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके निकल रही होती है, जी को यहाँ पर जिन मिल जाता है, तो वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो सोचता है कि मैं तो तुम्हारे लिए यहीं पर ही था। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज तोहफा देने आया हूँ। यूजी कहती है, वो जो 300 मिलियन तुमने निवेश करवाए हैं, क्या उसे सरप्राइज तोहफा कह रहे हो? जिन कहता है, वो तो स्टूडियो की बॉस के लिए था, लेकिन ये इयररिंग्स तुम्हारे लिए गिफ्ट है। यूजी को इयररिंग्स पसंद आती हैं। जिन उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें पहना दूं? इयररिंग्स पहनाने के बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनकी किस हो जाती है। जिन कहता है, मेरी वाइफ क्या मुझे गिफ्ट देने के बदले इनाम के तौर पे अपनी पहली किस दे रही है? यूजी कहती है, दी तो नहीं थी, लेकिन अब दूंगी, और फिर वो उसे किस कर लेती है। जब यूजी घर आती है तो उसे अपने भाई हान का मैसेज आता है, जो डिजाइनर विनी को वापस काम करने के लिए मना रहा होता है। यूजी उसे कोई जवाब नहीं देती और सोचने लगती है कि जिन ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मुझे उसे बदले में कोई गिफ्ट देना चाहिए। उसे एक अच्छा आइडिया आता है कि क्यों ना वो उसके लिए एक ड्रेस डिजाइन करे। वो सोचती है कि ये मेरी पहली डिजाइन होगी किसी आदमी के लिए, और ये सिर्फ उसके लिए होगी। वो उसके कमरे में जाती है ताकि उसके नाप का कोई कपड़ा देख सके और उसके लिए ड्रेस बना सके, पर उसे कुछ मिलता ही नहीं है। तभी जिन वहां आ जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूजी जल्दी से सब कुछ छिपाने लगती है और कहती है कि कुछ नहीं, और फिर उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा जन्मदिन कब आता है? मैं तुम्हें जन्मदिन का तोहफा देना चाहती हूँ और बदले में मैं तुम्हें अपना भी जन्मदिन बता देती हूँ। जिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा जन्मदिन 15 दिसंबर को आता है ना? यह सुनकर वो चौंक जाती है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन भी पता है। फिर यूजी याद करने लगती है कि जब वो अपने परिवार के पास रहने आई थी तो उसे पता लगा था कि शाओ का जन्मदिन भी उसी दिन आता है, और उसका परिवार उसका जन्मदिन छोड़कर शाओ का जन्मदिन मना रहा था। इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जिन यूजी को गले लगा लेता है। यूजी सोचती है कि ये कितना अच्छा है। अब जब मैं 1 साल बाद तलाक लूंगी तो इसे छोड़कर जाना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। अगले सीन में हम यूजी को कॉलेज में देखते हैं, जहां वो पेंटिंग बना रही होती है, और तभी देखती है कि उसके हाथ में तो अंगूठी है ही नहीं। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगती है, पर उसे अंगूठी मिलती ही नहीं है। इतने में जिन वहां आ जाता है। उसे देखकर वो चौंक जाती है और सोचती है कि उसने शादी का सर्टिफिकेट गले में टांग कर रखा है। फिर वो उसे अंगूठी देने लगता है और कहता है कि तुम घर में भूल गई थी, तो मैं अपनी पत्नी को खुद ही देने आ गया, और फिर उसे अंगूठी पहना देता है। यह देखकर यूजी का क्लासमेट हैरान रह जाता है कि यूजी पहले से ही शादीशुदा है और ये उसका पति है। वो डरकर वहां से जाने लगता है कि मैं इस आदमी से पंगा नहीं ले सकता। फिर यूजी यहाँ पर जिनको मनाने लगती है कि तुम अपने गले में से यह शादी का सर्टिफिकेट निकाल दो। जब वो नहीं मानता तो वो कहती है कि अगर निकालोगे तो मैं तुम्हें कॉलेज में दोपहर का खाना खिलाने के लिए लेकर चलूंगी। तब वो हाँ कह देता है। फिर वो उसे कैंटीन में लाकर बताती है कि यहाँ पर अच्छे खाने के साथ साथ अलग अलग तरह के केक भी मिलते हैं, और फिर वो याद भी करने लगती है अपने कॉलेज के समय में यूजी केक नहीं खरीद पाती थी। उसके क्लासमेट्स इस बात का मजाक उड़ाते थे कि वो कितनी गरीब है। इन बातों से यूजी उदास हो जाती है और अकेले जाकर दूसरी जगह बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिन पहले से ही वहीं बैठा होता है, पर यूजी उसे देख नहीं पाती। फ्लैशबैक खत्म होता है। यूजी जिनको बताती है कि कॉलेज में उसके लिए एक गॉड ऑफ वेल्थ था, जिसने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा लगाया था, जिसकी वजह से उसे बहुत मदद मिली। वो गॉड ऑफ वेल्थ कोई और नहीं बल्कि जिन ही होता है, पर यूजी को इस बारे में पता नहीं होता। इसके बाद वो जिन से पूछती है, क्या हाई स्कूल में तुम्हें किसी लड़की पर क्रश था? मैंने अभी एक बास्केटबॉल वाले लड़के को देखा तो मुझे याद आया कि तुम भी हाई स्कूल में बास्केटबॉल मैच खेलते थे, और मैच जीतने के बाद तुम लड़कियों के झुंड में से किसी एक को देखकर मुस्कुराए थे। सबने यही सोचा था कि तुम उनमें से किसी को पसंद करते हो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन थी। जिन कहता है, तुम भी तो उन लड़कियों में से एक थी ना जो मुझे देख रही थी। यूजी कहती है, हाँ, तभी तो मैं सोच रही हूँ कि वो कौन होगी। तो जिन बताता है वो एक अंधी लड़की है। यूजी उदास हो जाती है कि क्या वो देख नहीं सकती। जिन हंसने लगता है। यूजी कहती है, अच्छा तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर यूजी सोचने लगती है कि जिनका सच में कोई सीक्रेट लव है। फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़की को अभी भी पसंद करते हो?
जिन कहता है, अगर मैं कहूंगा कि मेरा अभी भी उस लड़की पर क्रश है तो तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करोगी ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि शुरू से आखिर तक मेरे पास तुम ही हो, तो तुम्हें मुझे दूर रहने की कोशिश करने या समय से पहले तलाक लेने की जरूरत नहीं है। दोपहर का खाना खाने के बाद यूजी जिन से कहती है, चलो हम एक बुक स्टोर चलते हैं। तुम्हें पता है मैं इस बुक स्टोर में अक्सर आया करती थी। जिन कहता है, मैं भी आता था। फिर जैसे ही दोनों बुक स्टोर में जाते हैं, यूजी अपने लिए किताबें चुनने चली जाती है। तभी जिनके पास बुक स्टोर का मालिक आता है और उससे बात करने लगता है कि उसने ये स्टोर खास तौर पर एक लड़की के लिए खुलवाया था। यूजी उन लोगों को बातें करते हुए देखकर पूछती है कि क्या वो स्टोर के मालिक को पहले से जानता है। जिन कहता है, नहीं, मैं बस इनसे कभी कभी मिला हूं। फिर स्टोर का मालिक उन दोनों से पूछने लगता है कि वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। जिन यूजी का हाथ पकड़कर बताता है, यही मेरी बीवी है। मालिक ये सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि जिन ने यूजी के लिए ही स्टोर खोला था। फिर यूजी जिन को वो जगह बताने लगती है जहां वो बैठकर हमेशा पढ़ाई करती थी। जिन कहता है, मुझे पहले से पता है। ये सुनकर यूजी हैरान हो जाती है। अपनी बात पूरी करते हुए यूजी कहती है कि वो पहले से ही उसे जानता था, पर उसने कभी उसे बताया नहीं। फिर दोनों कार में आकर बैठते हैं और यूजी इसी बारे में सोच रही होती है कि वो मुझे पहले से जानता भी है और जो मैंने छोटा खरगोश बनाया था उसने उसी को अपनी प्रोफाइल में लगाया हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो कोई और नहीं, मैं ही हूं। फिर वो सोचती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर ये छोटा खरगोश उसे कहीं और से मिला होगा। क्या पता इसे किसी और ने भी बनाया होगा। फिर रात में हम देखते हैं कि यूजी सोच रही होती है कि मैंने जिनके लिए कपड़े तो डिजाइन कर दिए हैं, बस अब मुझे उसका नाप चाहिए ताकि कपड़े तैयार हो सके। फिर वो चुपके से उसके कमरे में आती है और खुश हो जाती है कि वो तो सो रहा है, अब मैं आराम से उसका नाप ले सकती हूँ। फिर वो उसका नाप लेने लगती है और जैसे ही उसकी कमर का नाप ले रही होती है तभी अचानक से वो उसे पकड़ लेता है। तो यूजी को पता लगता है कि जिन तो सो ही नहीं रहा था और वो बस सोने का नाटक कर रहा था। जिन कहता है कि अगर मैं नाटक नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। पर यूजी को तो उसे कपड़े डिजाइन करके सरप्राइज देना है, इसलिए वो उसे पता नहीं लगने देती और बहाने बनाती है कि मैं बस तुम्हें गले लगाने आई थी, तो इस वजह से मैं तुम्हारी कमर को छू रही थी। जिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे दोबारा से गले लगा सकती हो। यूजी बहुत शर्मा जाती है और जल्दी से लेट जाती है। फिर जिन जब नहाकर आता है तो यूजी को भूख लगी होती है। जिन कहता है कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। यूजी कहती है, बहुत रात हो गई है। जिन कहता है, मेरी पत्नी के लिए मैं बना सकता हूँ। फिर जिन जब ग्लास में पानी निकालने जा रहा होता है, गलती की वजह से उसके ही हाथ में पानी गिर जाता है। तो यूजी यहाँ पर जिन के हाथ की फिक्र करने लगती है कि उसका हाथ जल गया होगा। तभी वो कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं हुआ, तुम डिजाइन बनाती हो। यूजी कहती है, कुछ भी मत बोलो, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। जिन कहता है, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो, यही काफी है। फिर जिन जब रात में सो जाता है तो यूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि शायद अब मैं उसे पसंद करने लग गई हूँ। फिर वो कैलेंडर देखती है और सोचती है कि कल मुकाबले वाला दिन है और मैं कल ही जिन को अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि मुकाबले वाला दिन होता है और यूजी का पूरा परिवार यहाँ पर शाओ को लेकर आया होता है क्योंकि उसने भी मुकाबले में हिस्सा लिया होता है। यूजी की माँ शाओ के लिए खुश होती है कि जरूर वो ये मुकाबला जीत जाएगी और फिर मिस्टर जिन से शादी करेगी। यूजी भी यहाँ पर मुकाबले के लिए आई होती है और वो उन लोगों को नजरअंदाज करते हुए चली जाती है, तो उन सभी को बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और शाओ भी अपना डिजाइन दिखाती है। पर जब यूजी अपना डिजाइन दिखाती है तो जज उसे पूरे नंबर देते हैं और वो ये मुकाबला जीत जाती है। जब उसे इनाम मिलने वाला होता है तो यूजी का परिवार ये देखकर खुश नहीं होता और हान जल्दी से जाकर उसे रोकता है और उससे पूछता है कि तुमने जरूर डिजाइन चोरी की होगी ना, तुम्हें तो डिजाइन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यूजी कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है और तुम्हें बस अपनी शाओ ही बहन दिखती है और उसकी डिजाइन के आगे तो मेरी डिजाइन कुछ भी नहीं है। और फिर यूजी यहाँ साबित कर देती है कि शाओ को कोई डिजाइन आता ही नहीं है और असल में तो उसने डिजाइन की चोरी की है। फिर यूजी यहाँ पर सभी के सामने अपनी पहचान जाहिर करती है कि ये डिजाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि वही है। उसका पूरा परिवार ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हान यूजी से माफी मांगने लगता है, पर यूजी कह देती है कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। फिर तभी यहाँ पर जिन भी आ जाता है और वो हान को यूजी से दूर रहने के लिए कहता है। और फिर जिन यहाँ पर स्टेज पर आकर कहता है कि आज मैं किसी से अपने प्यार का इजहार करने वाला हूँ। यूजी का पूरा परिवार सोच रहा होता है कि वो शाओ को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, पर तभी वो इस अंगूठी को निकालकर यूजी को पहना देता है। यूजी पूछती है कि क्या यही तुम्हारा तोहफा था? तो वो कहता है कि नहीं, ये शादी की अंगूठी तो खास तौर पर तुम्हारे लिए थी और तुम्हारा तोहफा तो मैं हूँ, तो क्या तुम्हें मैं चाहिए हूँ? तो वो हाँ कहती है।
यूजी का परिवार हैरान होता है और जिन से कहने लगता है कि वो तो शाओ को प्रपोज करने वाला था ना, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है। तो जिन यहाँ पर उन लोगों से कह देता है कि मेरी मंगेतर शुरू से ही यूजी थी और आप लोगों को इसे प्यार करना नहीं आता तो क्या हुआ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। और फिर वो यूजी को यहाँ से लेकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यूजी अपने स्टूडियो में होती है और तभी जिन उसे वीडियो कॉल करके दिखा रहा होता है कि उसने उसका पसंदीदा केक खरीदा हुआ है तो वो जल्दी से घर आ जाए। तभी यूजी उसके हाथ की चोट देखकर कहती है कि क्या तुमने दवाई नहीं लगाई। जिन कहता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर है ही नहीं तो दवाई कौन लगाएगा। यूजी कहती है कि हाउसकीपर से लगवा लो। तभी यहाँ पर उसकी टीचर उससे मिलने आई होती है और उसे बधाई दे रही होती है कि वो मुकाबले में जीत गई। साथ ही वो अपने भतीजे लू को लेकर आई होती है और यूजी से कहती है कि तुम इसे अपना सहायक बना लो ताकि ये तुमसे अच्छे से डिजाइन वगैरह सीख सके। फिर स्टूडियो से घर आने के बाद यूजी को पता लगता है कि जिन ने अभी तक अपने हाथ में दवाई नहीं लगाई है, तो वो उसकी फिक्र करती है और जल्दी से कमरे में जाती है उसे दवाई लगाने। और तभी वो वहां नहाने जा रहा था और यूजी उसे कपड़े उतारते देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो कहता है मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, इसलिए तुम मेरे कपड़े उतारने में मदद कर दो। यूजी बहुत शर्माते हुए उसकी मदद कर ही देती है और फिर जब वो नहा लेता है तो वो उसकी पट्टी बदलने में भी मदद करती है और वो उसे देखता रह जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यूजी अपने स्टूडियो में होती है और वो अपनी किसी कलीग से इस बारे में पूछती है कि आखिर किसी मर्द को कैसे पटाते हैं। तो उसकी कलीग कहने लगती है कि आपकी तो पहली शादी हो चुकी है ना, तो आप आखिर अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हैं। वो शहर का सबसे अमीर आदमी मिस्टर जिन है। यूजी कहती है कि तुम क्या सोच रही हो, मैं उसी को ही पटाने की बात कर रही हूँ। तभी यहाँ पर उसकी टीचर का वही भतीजा लू आ जाता है और वो ये सुन लेता है कि इसका पति मिस्टर जिन है, तो वो बहुत हैरान होता है कि मिस्टर जिन ने शादी भी कर ली। फिर वो उससे कहता है कि वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति का कोई पहला प्यार है जिसको वो इतना ज्यादा पसंद करता था और उसे इतने सालों से भूल नहीं पाया था। यूजी ये सुनकर हैरान होती है कि उसके सीक्रेट लव के बारे में और भी लोगों को पता है। तो वो कहता है कि मुझे मेरी बहन की वजह से पता है, क्योंकि वो भी मिस्टर जिन की ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, तो ऐसे मुझे पता लग गया। फिर यूजी जानकर और दुखी होने लगती है कि जिन सच में किसी लड़की को पसंद करता है। दूसरी तरफ हम यूजी के परिवार को देखते हैं जो यहाँ शेयर होल्डर मीटिंग में शाओ और यूजी दोनों के ही नाम पर कुछ शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब इन लोगों को पता लग गया है कि वो डिजाइनर विनी है, तो ये लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। फिर शाओ बहुत जलन के साथ बीमार होने का नाटक करती है और उसके बाद जब वे लोग कार से घर जा रहे होते हैं तो वो कुछ गुंडों को फोन करके कार का एक्सीडेंट करने के लिए कहती है। फिर हम यहाँ पर यूजी को देखते हैं जो जिनके साथ उसके दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में गई होती है और तभी यहाँ पर यूजी का पूरा परिवार पहुंच जाता है उनसे चिल्लाने के लिए कि उसने ही जानबूझकर उन लोगों का कार एक्सीडेंट करवाया था। यूजी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो ये लोग कहते हैं कि शाओ ने ये देखा है, इसलिए तुम झूठ मत बोलो। यूजी कहती है आप लोगों को इसकी बातों पर सब यकीन है और मेरी बातों पर। फिर जिन तुरंत ही अपने सहायक को बोलकर इस बारे में जांच करवाता है और इन लोगों को सबूत दे देता है। और फिर ये लोग उस ड्राइवर को यहाँ पर बुला लेते हैं जिसने इन लोगों का कार एक्सीडेंट किया था और वो बता देता है कि उसे यूजी ने नहीं बल्कि शाओ ने काम पर रखा था। फिर यूजी के मम्मी पापा यहाँ पर शाओ पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे थप्पड़ लगा रहे होते हैं कि आखिर वो उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उन लोगों ने अब तक उसके साथ बहुत ही अच्छा किया है। फिर यहाँ पर जिनके दादाजी तो बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं कि तुम लोगों ने मेरी पोते की बहू को परेशान किया है। फिर वो शाओ को तो पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं और साथ ही साथ इन लोगों से भी कह देते हैं कि अब तुम्हारा पूरा परिवार इस शहर से निकलेगा ताकि तुम लोग मेरी पोते की बहू को कभी परेशान न कर सको। फिर यूजी का पूरा परिवार उससे माफी मांगने लगता है पर वो उन लोगों को माफ नहीं करती है। फिर वे लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर यूजी दादाजी के सामने जिनसे अपने प्यार का इजहार करती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। यूजी जिनसे पूछती है कि तुम मेरे प्यार के इजहार को स्वीकार कर रहे हो या नहीं, तो वो बताता है कि वो शुरू से ही उसे ही पसंद करता था। और फिर यहाँ पर जिनका भाई चैन उसे सब बताने लग जाता है कि जिन असल में उसे हाई स्कूल के समय से पसंद करता था और जो सारी चीजें वो सोचती है कि उसने स्कूल के लिए की, असल में वो सारी चीजें उसने यूजी के लिए की थी। यूजी बहुत हैरान होती है कि वो चुपके से उसे इतने समय से पसंद करता था। फिर यूजी और जिन किस करने लगते हैं और दादाजी और चैन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की खुशहाल एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।